हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 28 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, इसको इंग्लिश में रखने की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने इसको इंग्लिश में नहीं रखा भाई। ये आपका यहाँ पर इफ़ देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये बेसिक है, यानी कि इसको हम हिंदी में सोल्व करेंगे। अब इसमें देखिए, ये प्रश्न देखिए कितना आसान है। इसमें कोसेक के बराबर आपके पास यहाँ पर 7/3। अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो ये आपको साइन ए दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। तो साइन ए क्या होता है, कोसेक ए का उल्टा होता है, यानी कि 3/7 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा भाई। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि वीडियोस लंबी जा रही हैं, वीडियोस को शॉर्ट रखिए। भाई कितनी ज़्यादा लंबी जा रही हैं, एवरेज मान के देखिए यहाँ पर आप लगभग जो है वीडियोस 30 मिनट की रहती हैं। ठीक है, अब कोई डिफ़िकल्ट शिफ्ट आ जाती है तो वो 35-37 मिनट के अप्रोक्सीमेट चली जाती है, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेन भी जो है अच्छे से किया हुआ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखना भी मेरे को पूरा पड़ता है, अच्छे से लिखना पड़ता है, ताकि आप जब PDF का रिविज़न करें तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में है। बाकी यहाँ पर आपकी देखिए, अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप वो जाकर देख सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि लॉन्ग वीडियो से आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फालतू की इन बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपका कोसेक ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कोसेक ए इक्वल टू जो है 7/3 आ जाएगा। और देखिए, वीडियोस के बीच में मैं फालतू की इधर उधर की तो बातें करता ही नहीं हूँ, सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन करवाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कोस ए और इनटू में ये tan a, अगर आपको पता है ये आपके पास यहाँ पर साइन ए बट्टे में कोस ए होता है, तो यहाँ पर कोस ए से तो कोस ए कट जाएगा और यहाँ पर बचा क्या, साइन ए बचा। यानी कि साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी कोसेक ए का, क्योंकि कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/7 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न मेरे को कराने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पर प्रश्न को देखते ही आप आंसर टिक कर सकते थे। अब इसमें देखिए, सभी 6 कंपनियों द्वारा जो है रेफ्रिजरेटर का औसत उत्पादन कितना है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ऑल 6 कंपनीज। अब इसमें आप इन सभी का टोटल करिए और डिवाइड कर दीजिए 6 से। तो यहाँ पर ये 200 और ये आपके पास यहाँ पर 100, 300 ये हो जाएगा, और इसके अलावा 120 और 80 ये आपके पास यहाँ पर 200 ये हो जाएगा। 300 और 200 500 हो गया, और ये आपके पास यहाँ पर 180 ऐड करेंगे तो 680 हो जाएगा। और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, 113 पॉइंट करके आपको एक ही ऑप्शन दे रखा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये भी आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आंसर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है भाई। यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा है, a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। ये होता है आपके पास a + का b, और इनटू में होता है a² - का ab, और प्लस का ये आपके पास यहाँ पर b का स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर a की जगह आप x रख दीजिए और b की जगह जो है आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर x का क्यूब बन जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, और इक्वल टू ये x प्लस का 1 हो जाएगा, और ये x² माइनस x इंटू में 1 करेंगे तो x आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, आपको प्रश्न में ये वाला दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है, ये बराबर किसके है, x³ + 1 के बराबर है, आंसर लगा दीजिए। तो इस तरह से ये मेरे को यहाँ पर देखिए, ये समझाना पड़ता है एक्सप्लेन करके, और आपको एग्जाम में ये किसी को समझाना तो है नहीं भाई। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद है, आंसर टिक रही है, आगे बढ़िए, बस 3-4 सेकंड का प्रश्न था। इसमें देखिए, एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं भाई। 100 की वस्तु यहाँ पर 120 में बिकी, ठीक है, 20% का लाभ हुआ। अगर इसको 2 गुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि 240 में बेचता, 120 में ना बेचकर 240 में बेचता, तो 140 का प्रॉफिट होता। 140 का प्रॉफिट होता कितने पर, 100 पर। तो जब प्रतिशत कैलकुलेट करते तो 140% ही आपके प्रश्न का सही जवाब होता। बट यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न तो आपका इस तरह से बन जाएगा आसानी के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता कि यहाँ पर जो है 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, अब बनाइए इस प्रश्न को, हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से अगर पूछता तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू से इस प्रश्न को बनाना पड़ता। और फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे बनाते, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम
लिखें तो यहाँ पर ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 की वस्तु जो है 6 में बेची गई। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका 5 है और सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 12 कर दिया जाए, तो 7 का प्रॉफिट होता कितने पर, 5 पर, और गुणा कर देते 100 से। तो ये भी आपके पास 140% का प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए राम जो है अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिनों में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर जो है एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए राम है अकेला 4 घंटे काम करके 5 दिनों में निपटा सकता है। ये आपके पास टोटल काम आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर सीमा है और ये यहाँ पर 10 घंटे काम करके जो है 3 दिनों में काम कंप्लीट कर सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों टोटल वर्क होंगे और ये आपस में बराबर होंगे, और इससे आपके पास यहाँ पर राम और श्याम की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे 10 को 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 3:2 आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस साइड से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सीमा की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 यूनिट है, गुणा में 10 इंटू में 3, यानी कि 60 यूनिट का आपके पास ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये 60 यूनिट का काम करना है यहाँ पर जो है दोनों को मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो रही है, 5 यूनिट हो रही है। तो 5 यूनिट की एफिशिएंसी से काम होता और ये 6 दिनों में काम कंप्लीट करना था। मान लेते हैं ये T घंटे तक काम करते हैं, ठीक है, दोनों साथ मिलकर, तो ये बराबर होगा टोटल वर्क जो कि आपका यहाँ पर 60 निकल गया है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 का 60 में डिवाइड किया, 2 घंटे आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों को मिलकर जो है प्रतिदिन 2 घंटे काम करना होगा, जिससे कि ये 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। इसमें ऑफ को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 6 से 2 बार कट जाएगा। तो ये बट्टे में देखिए 5 इंटू में 2, यानी कि 1/10 आ जाएगा माइनस के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी का 12, ये ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा और बट्टे में 33 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। अब ये देखिए आपके पास 25/33 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 33/25 उलट जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 से ये कट जाएगा, 25 ये 5 बार कटेगा, और 11 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 3/5 आपके पास ये आ जाएगा बटे के अंदर। ये देखिए मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/2 की जगह अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 की जगह यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो 1/3 आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 1/12 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर माइनस के अंदर ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता तो 1/12 ये भी आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, बट्टे में 1/3 बचा। अब ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ऊपर देखिए 5, 33 और 10 का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और ये आप 33 से गुणा कराएंगे, ऊपर आपके पास 33 आ जाएगा, और ये 10 से गुणा कराएंगे माइनस का 100 आ जाएगा, और ये 6 पंचे 33, 6 पंचे 33, 66 से 3 को गुणा कराएंगे तो 36 का 18, यानी कि 198 आपके पास ये आ जाएगा, और बट्टे के अंदर 1/3। ठीक है, अब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 98 बचा, और यहाँ पर जो है 33 ऐड करेंगे, 131 ये हो जाएगा बट्टे 330, और ये गुणा में आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से कटेगा, 110 बट्टे में आ जाएगा। 131/110 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब ये भी सिंपल है, यानी कि 50 से देखिए डिवाइड करेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी का 8 होगा, बट ये माइनस में होगा, और प्लस का 3 है तो माइनस का 5 बचा, और 1440 में से माइनस किया 5, तो 1435 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले देखिए उत्तीर्ण का देख लीजिए, ये आप अनुत्तीर्ण का देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, ये मान लीजिए इतिहास हिस्ट्री के हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हिंदी के हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये इतिहास के जो हैं, हिस्ट्री के जो है यहाँ पर 45% आपके पास यहाँ पर उत्तीर्ण हुए, तो बचे कितने, 55%। टोटल अपने आप में 100% होता है, तो 55% जो बचे ये आपके पास अनुत्तीर्ण यानी कि फेल विद्यार्थी आपके पास बचे।
और इसमें देखिए 60% उत्तीर्ण हो गए हिंदी में, तो यहाँ पर 40% जो है अनुत्तीर्ण बचे। अब इन दोनों का यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण, यानी कि दोनों में अनुत्तीर्ण आपके पास यहाँ पर 8% दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 8%। अब देखिए इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे। एक तो तरीका आपका ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर 55 प्लस का 40 करेंगे, 55 प्लस का 40 करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब आपने 55 किया तो ये हिस्ट्री का आपका ये पूरा ऐड हुआ, ठीक है, यानी कि इसमें ये बीच वाला पार्ट भी ऐड है। और इस तरह से आप यहाँ पर हिंदी का इसमें प्लस करेंगे 40, तो इसमें भी आपके पास यहाँ पर ये 8 इसमें शामिल है, यानी कि 8 यहाँ पर भी काउंट हुआ और यहाँ पर भी काउंट हुआ है, तो 2 बार आपका यहाँ पर 8% काउंट हुआ है। तो यहाँ पर आप 8% इसमें से इनके टोटल में से माइनस कर दें एक बार, ये 8% इनके टोटल में से एक बार माइनस कर दें, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फेल आपके पास विद्यार्थी कितने हुए ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 95 आ जाएगा, इसमें से 8 माइनस किया, यानी कि 87% जो है ये आपके पास यहाँ पर जो दोनों विषयों में विद्यार्थी फेल हुए थे ये आपके पास आ जाएंगे। तो दोनों विषयों में जो है विद्यार्थी पास कितने हुए भाई, यहाँ पर ये आपके पास पास कितने हुए, वो आपके पास यहाँ पर देखिए टोटल अपने आप में 100% थे, तो 87% यहाँ पर फेल हो गए, तो 13% बचे, यानी कि दोनों विषयों में 13% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या करते, देखिए ये आपका 45% दे रखा है, ठीक है, हिस्ट्री में, और ये आपका यहाँ पर 60 दे रखा है हिंदी में। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये आपके पास उत्तीर्ण का डेटा है, ठीक है, तो उत्तीर्ण यहाँ पर ये आपके पास 45 है हिस्ट्री में और हिंदी में 60 है। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण आपके पास यहाँ पर देखिए 8% दे रखे हैं दोनों विषयों में, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, 92% हो गए। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करते तो 45 प्लस का 60 करते और इसमें से माइनस कर देते 92, क्योंकि 92% यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक बार इसमें से माइनस कर देते, तो ये आपके पास यहाँ पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाते, यानी कि ये सॉरी यहाँ पर ये आपके पास जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाते, क्योंकि उत्तीर्ण का हम डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर 105 में से माइनस करते आप यहाँ पर 92, यानी कि 92%, तो ये 13% आपके पास आंसर यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आपकी समझ पर डिपेंड करता है। इसमें देखिए समान ब्याज दर पर जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में जो है इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी, तो वर्षों में टाइम में डिफरेंस देखिए 1 वर्ष का है। और ब्याज दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो हम 1 वर्ष पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट में आप डिफरेंस देख लीजिए कितने का ब्याज मिल रहा है, 7896 में से आप माइनस कर देंगे 6580, तो यहाँ पर ये 6 1 और ये आपका 3 और ये आपके पास 1, यानी कि 1316 का ब्याज मिला इस 1 वर्ष के दौरान। किस राशि पर, ये 6580 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा। और देखिए 658 जो है इसका 2 गुना करेंगे तो आपके पास 1316 आएगा, यानी कि 2 बार कट जाएगा, तो 20% आपके पास यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर। इसमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC में जो है P इस त्रिभुज का केंद्रक है, और त्रिभुज ABC की भुजा जो है 16√3 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, A B और ये C, और इसमें ये आपको जो है ये P केंद्रक दे रखा है। अब इस P केंद्रक से जो है यहाँ पर इस भुजा BC की लंबवत दूरी आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज में अगर ये आपके पास यहाँ पर केंद्रक से होती हुई खींचे एक रेखा, तो ये यहाँ पर ये इसको लंबवत काटेगी, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर AD मान लीजिए, AD आपके पास इस त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी और ये इस त्रिभुज की हाइट भी हो जाएगी। तो AD बराबर अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर √3/2 इंटू में भुजा आपके पास ये फॉर्मूला होता है, तो भुजा आपके पास यहाँ पर 16√3 दे रखी है इसकी, 16√3, तो कैलकुलेट कर दीजिए, 8 बार कट जाएगा, 8 त्रिका 24 आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में AD निकल के आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये जो केंद्रक है ये माध्यिका को यहाँ पर 2:1 में डिवाइड करता है, तो AD आपके पास टोटल कितनी हुई, 3 यूनिट की हुई, और इसी 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर कितनी आई, 24, यानी कि कितना गुना, 8 गुना। तो यहाँ पर आपको तो ये DP यानी कि आपके पास लंबवत दूरी ये वाले कैलकुलेट करके बतानी थी, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट ना होकर 1 का 8 गुना करेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए
अब इसमें देखिए J1 का J2 का मान J1 और J2 का जो है रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। भाई J1 देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सभी 5 कंपनियों द्वारा जो है बाइक का औसत उत्पादन दे रखा है, यानी कि टोटल करना पड़ेगा बाइक का। तो 300 500 ये हो जाएगा 600, और ये आपके पास यहाँ पर 250 होगा, यानी कि 600 और 250 कितना हो जाएगा 850। इसमें डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये आपके पास 170 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर J1 निकल के आ चुका है। J2 कैलकुलेट करें तो यहाँ पर सभी 5 कंपनियों द्वारा जो है ट्रक का औसत उत्पादन, तो ये 300 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 300 600 हो जाएगा, और ये 275, यानी कि 875 आपके पास ये निकल के आ जाएगा। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 और ये 5, यानी कि 175, ये J2 निकल के आ जाएगा। इनका रेशियो बनाएंगे तो 170 और 175 का 5 से ये डिवाइड है, 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 500 के 20, 5 त्रिका 15, 5 पंचे 25, 34:35 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति ए और बी जो है सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे जो है बी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है ए से दूर जाने लगता है। अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे? तो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें देखिए एक बिंदु ए यहाँ पर मान लीजिए और एक बिंदु जो है बी आप यहाँ पर मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर प्रश्न में बताई गई है कितनी है। टोटल दूरी आपके पास यहाँ पर 220 किलोमीटर की है, ठीक है। अब प्रश्न में यहाँ से बोला गया कि ए यहाँ से चलना शुरू करता है और 30 मिनट बाद, भाई यहाँ पर 10:30 बजे की बात हो रही थी और उसके जस्ट 30 मिनट बाद, यानी कि यहाँ पर 11 AM का टाइम जो है ये हो रखा होगा, ठीक है। और ये 40 की स्पीड से यहाँ से चलना शुरू करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए यहाँ पर 12 बजे बी चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पर ये ए से दूर जाने लगता है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये आपके पास यहाँ पर बी जा रहा है। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और कितने बजे? भाई 12 बजे, यानी कि 12 PM का आपके पास यहाँ पर दोपहर 12 बजे, यानी कि 12 PM का ये टाइम था। तो इसके जस्ट देखिए 1 घंटे बाद इसने चलना शुरू किया, यानी कि 1 घंटे के दौरान ये ए भी कुछ डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कवर कर चुका होगा। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? 1 घंटे के दौरान चली गई दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, यानी कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर चुका है। तो अब ये डिस्टेंस बची कितनी? भाई टोटल आपके पास 220 थी, इसमें से 40 माइनस कर दीजिए, यानी कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आपके पास ये बची। तो ये 180 किलोमीटर की डिस्टेंस अब इनके बीच की दूरी है। भाई ए अब जो है यहाँ पर आ चुका है फिक्स 12 PM पर, 12 PM पर जो है यहाँ पर ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यहाँ पर देख लीजिए इनकी कितनी होगी। भाई ए की स्पीड आपके पास यहाँ पर 40 थी और यहाँ पर बी की स्पीड 30 थी, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड 10 हो जाएगी और 10 का भाग लगा देंगे इस डिस्टेंस 180 में, तो यहाँ पर ये 18 घंटे का आपके पास टाइम आ जाएगा। और ये 18 घंटे का जो टाइम निकल के आएगा वो आप यहाँ पर 12 PM में ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें 18 घंटे अगर ऐड कर दें तो देखिए 12 घंटे अगर ऐड करते तो रात के यहाँ पर 12 AM फिर से बच चुके। अब यहाँ पर बचे कितने? 6 घंटे, यानी कि सुबह के 6 बज रहे होंगे, 6 सुबह के, यानी कि 6 AM का आपके पास ये टाइम था जब वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि अगले दिन 6 बजे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे सुबह, ठीक है। अब यदि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात आपको ये दे रखा है, यानी कि हाइट का रेशियो ये आपको दे रखा है, और उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है R1 और R2, यानी कि आपके पास त्रिज्याओं का रेशियो, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर आयतन का रेशियो कैलकुलेट करना, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, ये पहले बेलन का आयतन, पाई R2 का स्क्वायर H2, ये आपके पास यहाँ पर दूसरे बेलन का आयतन हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और R1 का R2 के साथ रेशियो 6:5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। हाइट का रेशियो 2:3 है तो इंटू में 2/3, ये 36/25 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2/3 इंटू में आ जाएगा। 12 दूनी का 24 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए 3 से कट जाएगा 12, यानी कि आपके पास 25, 24:25 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 सेंटीमीटर है। इनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? अब देखिए अगर आप शुरुआत से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपको पता है, हालांकि ये कंसेप्ट मेरे को फिर से बताना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ये आपको मैंने बताया था कि जब भी दो समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो इनके उभयनिष्ठ जीवा जो है
वो कुछ इस प्रकार से होगी। और इसकी लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि त्रिज्या जो होती है, इन वृत्तों की त्रिज्या जो है इसका √3 गुना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भैया, आपके पास यहाँ पर दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 दे रखा है, तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 42। ये आपके पास एक वृत्त का व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस व्यास का आधा यानी कि 21। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है ये 21√3 जो है ये सेंटीमीटर में आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। अब इसमें देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रम से आयु का अनुपात जो है 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये परसेंट में इनकी आयु कुछ रही होगी, ठीक है। अब उससे 8 वर्ष पहले जो है यहाँ पर ये आपके पास रेशियो दे रखा है 2:1, 2:1। ये फादर और सन की आयु का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर प्रश्न में जो है इनके वर्तमान आयु का योग, यानी कि फादर और ये सन, ये इनकी वर्तमान आयु जो है एफ और एस मान ली, इनका योग आपके पास यहाँ पर 94 दे रखा है। अब अगर हम 8 वर्ष पहले की बात करें तो 8 वर्ष पहले, क्योंकि 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था, तो 8 वर्ष पहले की बात करें तो फादर की आयु में से 8 माइनस कर देंगे और सन की आयु में से भी 8 माइनस कर देंगे। अब इनका योग कर लीजिए, यानी कि ये आपके पास f प्लस का s, और ये -8 और -8 माइनस का 16 हो जाएगा। f प्लस का s 94 दिया गया, इसमें से 16 माइनस किया, यानी कि 78 आपके पास ये बच जाएगा। तो 78 आपके पास आयु जो है इनके 8 वर्ष पूर्व आयु, टोटल आयु आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 8 वर्ष पहले इनकी टोटल आयु कितनी थी, 2 और 1 3 यूनिट थी। इसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 78, तो ये इसका 26 गुना है, यानी कि आपके पास 26 दूनी का 52 फादर की आयु हो जाएगी, 26 से कम 26 ये सन की आयु हो जाएगी, ठीक है। अब हमें वर्तमान से जो है यहाँ पर 10 वर्ष बाद जाना था, तो 10 वर्ष बाद जाना था, तो गैप देख लीजिए कितने का हुआ, 18 वर्ष बाद का, यानी कि यहाँ पर 18 ऐड करेंगे 52 में, तो ये 70 आपके पास फादर की आयु, और इसमें 18 ऐड करेंगे तो 44 जो है ये सन की आयु। इनका रेशियो आपसे पूछा गया था, तो 35:22 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, परित्रिज्या कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, परित्रिज्या कैपिटल R, ये आपके पास यहाँ पर सर्क्यूम रेडियस, और इन रेडियस अंत त्रिज्या जो है ये स्मॉल r होती है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है ये कैपिटल R = 2r, तो यहाँ पर ये स्मॉल r आपको 4 दी गई है, तो ये 2 × में 4 करेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपके पास परित्रिज्या यानी कि सर्क्यूम रेडियस आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो कंसेप्ट बस इतना था, 4 दूनी का 8 किया, आंसर टिक लगा देते, बस अगर कंसेप्ट ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपसे बोला गया कि राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम का स्थान ले ले तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम, श्याम और रहीम की क्रम से आयु क्या है। अब देखिए, यहाँ पर राम दिया गया और ये श्याम, इनकी आपके पास औसत आयु दी गई है 28, तो 28 दूनी का 56 इनकी टोटल आयु हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये रहीम जो है राम का स्थान ले लेता है, यहाँ पर ये रहीम आ जाता है राम की जगह, और ये श्याम रहता है। इनकी औसत आयु आपको 26 दे के, तो 26 दूनी का 52 आपके पास इनकी टोटल आयु आ जाएगी। अब अगर रहीम श्याम की जगह लेता, यानी कि श्याम का स्थान लेता, ये आपके पास यहाँ पर शुरुआत में राम ही रहता, और श्याम की जगह अगर रहीम आता तो यहाँ पर औसत आयु जो है 30 वर्ष हो जाती, तो 30 का 2 गुना ये 60 हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल कर लीजिए इन तीनों इक्वेशन को। अब देखिए, इसमें होगा क्या, ये आपके पास यहाँ पर राम 2 बार ऐड होगा, रहीम 2 बार ऐड होगा, श्याम भी 2 बार ऐड होगा। तो यहाँ पर 2 हम सभी में से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा राम प्लस का श्याम प्लस का ये आपके पास यहाँ पर रहीम, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे, और ये बराबर जो है इनका टोटल कर लीजिए कितना होगा, 108, ये 168 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये राम और ये श्याम और ये आपके पास यहाँ पर रहीम, ये रहीम, इनकी टोटल आयु आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 84 आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर प्रश्न में देखिए, ये आपके पास यहाँ पर श्याम और रहीम के आपके पास जो है टोटल आयु कितनी आई, ये आपके पास राम और ये रहीम और श्याम, यानी कि इनकी टोटल आयु आपके पास 52 आई। यानी कि राम की आयु आपके पास कितनी बची भाई, टोटल आपके पास 84 होना चाहिए। अगर इन दोनों की आयु आपके पास 52 है तो बची कितनी, यानी कि आपके पास यहाँ पर
जो है 2 और ये 30 यानी कि 32 आपके पास बची। तो राम की आयु आपके पास 32 होनी चाहिए। राम पहले लिखा हुआ है तो पहले 32 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा देते, ठीक है। बट देखिए आप बाकी सभी की भी अगर आप आयु कैलकुलेट करते तो कैसे कैलकुलेट करते, देखिए राम के आपके पास यहाँ पर 32 आ चुके, तो इसकी जगह आप यहाँ पर 32 रखते तो ये उधर जाकर इसमें से 56 में से माइनस हो जाता, तो यहाँ पर श्याम की आयु आपके पास आ जाती। 56 में से 32 माइनस किया तो 4 और ये आपके पास 24 यानी कि 24 आपके पास श्याम की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 24 है और रहीम बचा, यानी कि रहीम की आयु आपके पास कितनी हो जाएगी, तीनों की मिलाकर जो है आपके पास 84 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये हो जाएगा, इन दोनों की मिलाकर कितनी हो रही है, ये 56 हो रही है। तो बाकी कितनी बची भाई, 4 और ये 24 यानी कि 28 आपके पास बचे। तो रहीम की आयु 28 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने तीनों कैलकुलेट करके दिखाया आपको, यहाँ पर सिर्फ राम के कैलकुलेट करते आंसर दिखाई पड़ रहा था, आंसर लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो है पी भुजा वाई जेड पर स्थित एक बिंदु है और एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड दे रखा है, और यदि एक्स पी वाई इक्वल टू 90 डिग्री है तो वाई पी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो वाई जेड की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इस प्रश्न में जो जो बोला गया वो हम यहाँ पर करते जाएंगे। अब इसमें एक्स वाई जो है ये आपका जो है एक्स जेड के बराबर दे रखा है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पी वाई जेड पर स्थित एक बिंदु दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पी बिंदु है। अगर हम यहाँ पर x को p से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास जो है एक्स पी वाई, ये जो एंगल आपके पास बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है। और आपको पता है कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये परपेंडिकुलर खींचे सामने वाली भुजा में तो ये 2 बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड करता है। और यहाँ पर आपको वाई पी 9 दिया गया है तो ये भी 9 हो जाएगी। तो टोटल वाई जेड आपसे पूछा गया है, यानी कि वाई जेड कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको ये द्विघात समीकरण दे रखे और इसका मान कैलकुलेट करना है। तो चाहे तो आप इसको देखिए सोल्व करके आप सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो है कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर आप ये आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दें तो यहाँ पर ये सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 2 गुणा में 1 या आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री पर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और माइनस के अंदर यहाँ पर 9 गुणा में 1 यानी कि माइनस का 9 और ये प्लस का 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस का 7 आ जाएगा और ये प्लस का 7 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ये बराबर 0 आना चाहिए था, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये वैल्यू हमारी संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में ये भी 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए वर्ष m और n में जो है कुल आय का अनुपात j k और l के कुल व्यय से कितना है। तो यहाँ पर m और n में देखेंगे आय का देखना है, तो यहाँ पर ये 850 और ये आपके पास जो है 350, यानी कि 900 300 1200 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है यहाँ पर जे के और एल में आपको देखना है वे का, यानी कि 350 और ये 400 और 200 600 हो जाएगा। और 600 और 350 कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 5 दूनी का 10, 500 के 20 24 और ये 19 5 95, यानी कि 24:19 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। फ्रैक्शन वैल्यू से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सीपी को जो है यहाँ पर ये 100 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और इस पर छूट दी जाती है 20% की, तो यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 140 पर छूट दी जाएगी 20% की, यानी कि इसका 80% आपके पास ये सेलिंग प्राइस रहेगा। 14 8 112 आपके पास यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देख लीजिए प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 का हुआ, कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 12% ही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें देखिए एक स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ। ये 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, यानी कि इन दो टर्म को अगर हम सोल्व करें तो ये आपके पास कितना आएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि एक बार हम इनको माइनस करेंगे और एक बार हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा और गुणा में इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 180 और 15
195 आपके पास ये आ जाएगा। तो 195 आपके पास ये निकल के आएगा। इसी तरह से आप बाकी स्टेप को भी एक साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 195 निकल के आया और ये आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए आपके पास यहाँ पर 1 गुणा में आपके पास आएगा 191 आ जाएगा। 191 1 गुणा करेंगे तो ये 191 ही होगा और इसमें प्लस करेंगे तो ये 180 और 187 आपके पास गुणा में 1 आएगा, यानी कि गुणा 1 करेंगे तो 187 आएगा। ये 23 इंटू में 1 यानी कि 23 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास एक सीरीज बन चुकी है 195 प्लस का 191 प्लस का 187 प्लस का डैश 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 और यहाँ पर प्लस में 23। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको जो है इनके दो क्रमागत पदों का गैप जो है ये समान दिखाई पड़ रहा है 4 4 का, ठीक है। तो ये आपके पास एपी एक समांतर श्रेणी बन चुकी है और एपी में हम यहाँ पर देखिए एन बराबर कैलकुलेट करें, यानी कि पदों की संख्या हमें चाहिए होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये आप बड़ी वैल्यू यानी कि प्रथम पद ए में से आप माइनस कर देते हैं लास्ट पद अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पर 195 में से 23 माइनस किया और इसको डिवाइड कर देंगे गैप से। गैप कितने का, दो क्रमागत पदों का 4 का, इसमें प्लस का 1 करा देंगे। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा और ये 17 यानी कि 172 बचेगा और बट्टे में 4 प्लस का 1 कराएंगे तो 4 चौके 16 4 त्रिक 12 43 प्लस 1 44 आपके पास यहाँ पर पदों की संख्या आ जाएगी। अब एपी में यहाँ पर n पदों का योग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें प्रथम पद और लास्ट पद पता हो तो हम क्या करते हैं n/2 कर देते हैं, ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस का लास्ट पद, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो n की वैल्यू 44/2 ब्रैकेट के अंदर 195 प्लस का ये आपके पास यहाँ पर लास्ट पद जो है 23 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिए वे आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपके पास 22 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो है इनका सम करेंगे तो ये आपके पास 198 और ये 218 आ जाएगा। 22 8 176 आ जाएगा और 22 और ये आपके पास यहाँ पर 17 यानी कि 39 हासिल, 3 22 दूनी का 44 3 47 यानी कि 4796 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी देखिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सभी 5 कंपनियों द्वारा जो है ट्रक का कुल उत्पादन, सभी 5 कंपनियों द्वारा जो है बाइक के कुल उत्पादन का इतना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए ट्रक का देखिए, यानी कि ट्रक का टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये 700 और ये 500 यानी कि 1200 400 1600 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 450 यानी कि 2050 और ये आप यहाँ पर 500 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2050 यानी कि आपके पास यहाँ पर 2550 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपने ट्रक का कर लिया, ठीक है। और बाइक के कुल उत्पादन से, एक सेकंड ये यहाँ पर गलत जोड़ लिया डेटा, यहाँ पर ये 400 ये आपके पास 1200 1600 हो जाएगा और ये 800 यानी कि 2400 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 3200 और ये 3250 आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बाइक का टोटल करेंगे, यानी कि बाइक का आपके पास यहाँ पर ये वाला है तो यहाँ पर ये 900 हो जाएगा और ये 900 और ये आपके पास यहाँ पर 650 1550 और ये 700 यानी कि 2250 और 2250 और ये आपके पास यहाँ पर 2300 और ये 400 यानी कि 2700 और ये आपके पास 500 यानी कि टोटल 3200 आया। इसका कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब देखिए 32 का 100 बार ऐसे चला जाएगा यानी कि टोटल 100 बार चला जाएगा क्योंकि ऊपर 50 भी है। 101 दशमलव करके समथिंग आपके पास आंसर आएगा, जबकि यहाँ पर 201 करके समथिंग आंसर दे रखा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और कंपनी आर द्वारा जो है बाइक और ट्रक का औसत उत्पादन 800 है, तो कंपनी आर का देखना है। और ये आपके पास जो है बाइक और ट्रक का यानी कि टोटल कितना हुआ 900 और 700 यानी कि 1600 आपके पास निकल के आया और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 800 आएगा, जो कि आपको यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये आपका यही सही है। ये सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है फर्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया था ये सही कौन सा नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका सही नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड जो है ये आपका सही दे रखा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आप -2 करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से ये 1/x माइनस का 2 बन गया और यहाँ पर ये प्लस के अंदर x माइनस का 2 और ये इधर बराबर की साइड 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर पता होगा कि जब भी आपको a + 1/a बराबर
पी मान लीजिए, पी दे रखा है, ठीक है। आपको जाना हो ए स्क्वायर प्लस 1/a² पर, तो आप क्या करते हैं, पी स्क्वायर में से 2 माइनस कर देते हैं। अब ये कंसेप्ट पता था तो यहाँ पर बस इतना सा काम करना था, 6 का स्क्वायर माइनस 2 करते, यानी कि आपके पास यहाँ पर 34 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाता। अब ये प्रश्न मैंने देखिए इसका कंसेप्ट जो है पिछले वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको जाकर देखिएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक बना लेंगे। यहाँ पर भी आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, मिलकर एक बना लेंगे, यानी कि अभी एक आ जाएगा। और ये भी आपके पास यहाँ पर एक आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर मिलकर एक बना लेगा। ऐड कर दीजिए सभी को, तो ये 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।